आपका फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। मैं आपके साथ ममता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, यानी सीएम पद की दावेदारी के लेकर अब वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो एनडीए की जीत हुई है लेकिन महागठबंधन की हार हुई है, उसकी क्या वजह सामने आ रही है। बात चीन के मुद्दे पर भी करेंगे, किस तरीके से दिवाली से पहले खुशखबरी सामने आ सकती है। बात तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन अहम चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां संबोधन किया और सीधे तौर पर वहां पर क्या कुछ हुआ तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। सीधे समझिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एंट्री देखिए कैसे हुई, किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे बीजेपी कार्यालय। मंच की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, फिर प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत बेइंतहा देखने को। 4 तस्वीरों में आज के दिन की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आज की शाम दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। 4 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री की है, जहां पर जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर जब मंच की ओर जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा नजर आए। तीसरी तस्वीर जनता का अभिवादन जब उन्होंने किया। बिहार में एक बड़ी जीत इस वक्त बीजेपी के खेमे में है, यानी एनडीए के खेमे में है। चौथी तस्वीर में आप वो पोस्टर पर भी अंदाजा लगा सकते हैं। साफ तौर पर बिहार चुनाव में जो जीत हुई है उसको लेकर ये जश्न आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, बड़े नेता कैबिनेट के वहां पर मौजूद थे और आम जनता वहां पर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का भी जिक्र किया। आपको और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों के अलावा और 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। उन तस्वीरों के जरिए समझिए जरा क्या कुछ हुआ। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वो जब पहुंचे तो किस तरह से पहुंचे, वहां पर अभिवादन स्वीकार लोगों का किया, कार्यकर्ताओं का किया, गाड़ी में पहुंचे वो। और जो बिहार में जीत हुई है उसका जश्न दरअसल दिल्ली में मनाया गया और जश्न की तस्वीरें कुछ इस तरह से निकलकर सामने आई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जश्न का हिस्सा रहे। राजनाथ सिंह हो या फिर तमाम कार्यकर्ता, सभी लोग बिहार में जीत की जश्न के हिस्सेदार बने और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने आए थे। जेपी नड्डा ने भी अपना संबोधन दिया और प्रधानमंत्री का संबोधन तो हमने दिखाया आपको और आज भी उसके कुछ चंक आपको सुनाएंगे जरूर। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जरा, आपकी क्या कुछ देखने को मिला था। बड़ी और अहम जानकारी की ओर बढ़ लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में ये बड़ी बात कही है। बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। दरअसल बीजेपी के खेमे में अधिक सीटें आने के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आखिर कौन हो सकते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इन अटकलों पर विराम लगा दिया और यह बता दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो नीतीश कुमार ही, लेकिन आने वाला समय क्या कुछ होगा वो देखना होगा। बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। माता की। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहते नजर आए। ये तस्वीर जरा देखिए, इस तस्वीर को भी बड़ा
महत्वपूर्णता के तौर पर आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे थे, मास्क उतारा बाकायदा और वहां पर अभिवादन स्वीकार किया लोगों का कि किस तरह से लोग वहां मौजूद हैं और उनको अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। और यह भी तस्वीर थी। एक और अहम खबर की ओर बढ़ते, बड़ी खबर, दरअसल बिहार में कांग्रेस का साथ तेजस्वी को भारी पड़ा है। दरअसल अहम चीज यह है कि कांग्रेस ने आरजेडी को हार के मुहायने पर पहुंचाया है। आरजेडी की हार की वजह, महागठबंधन के हार की वजह दरअसल कांग्रेस है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखता है। बिहार कांग्रेस का साथ दरअसल तेजस्वी को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस का साथ तेजस्वी यादव को भारी पड़ा है। कांग्रेस ने आरजेडी को हार के मुहाने पर पहुंचाया है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी के दावे वादे फेल हुए हैं। ये खबरें अब सामने आ रही है क्योंकि महागठबंधन कुछ आंकड़ों से ही पीछे रहा था। 110 महागठबंधन को मिले थे, ये अगर बहुमत के आंकड़े से कुछ ही कदम की दूरी पर है। लेकिन अगर बात करें आगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार भी कुछ नहीं करती हुई नजर बिहार में आई है। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का साथ तेजस्वी यादव को भारी पड़ा है, क्योंकि जब स्टार्टिंग की रैलियां हुई थी राहुल गांधी को बहुत हद तक तवज्जो दी गई थी और यही कारण है। ममता देखिए, समझिए जरा, कांग्रेस को 70 सीटें देना मेरे ख्याल से, या यूं कहें कि तमाम जो राजनीति के ज्ञानी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये महागठबंधन को भारी पड़ गया। हम जरा आपको बताते हैं क्यों महागठबंधन हार गया। समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। महागठबंधन को एक अच्छे नेतृत्व की कमी रही है। अच्छा कोई नेतृत्व नहीं मिल पाया। हालांकि तेजस्वी यादव ने जरूर उसमें थोड़ी बहुत कोशिश बेहतर की है। मोदी के मुकाबले महागठबंधन में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ये कहा जा रहा है महागठबंधन की हार के पीछे राहुल गांधी पूरे चुनाव में मोदी के आगे टिकते नहीं दिखे हैं और इस वजह से हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ अच्छी नहीं थी। देखिए, कांग्रेस को 70 सीटें देना महागठबंधन को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है, क्योंकि 70 में से 19 सीटें हासिल करना बहुत खराब परफॉर्मेंस है। और अगर ये सीटें कम कर देते, 50 देते, तो 20 सीटें कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में आ सकती थी। नतीजों ने बता दिया, लोगों का मोदी पर अभी भी विश्वास बरकरार है। महागठबंधन के नौकरी पर एनडीए का रोजगार भारी पड़ गया है। दरअसल तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, एनडीए ने कहा था 19 लाख हम रोजगार देंगे। महंगा पड़ गया, लेकिन कोरोना वैक्सीन भी मिल जाएगी बिहार वालों को। शराबबंदी के बयानों पर महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी के आने से लोगों को लालू राबड़ी देवी के जंगल राज का भी भय सता रहा था। कहा जा रहा था कि तेजस्वी आ गए तो फिर से कहीं जंगल राज ना। ओवैसी फैक्टर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवैसी फैक्टर से आरजेडी को 15 से 20 सीटों का नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी में जो खुशी है ओवैसी की पार्टी में, उसके बाद से ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नुकसान आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा है। 15 से 20 सीटें उनके खाते से गई हैं। जाहिर तौर पर ओवैसी का जो फैक्टर था वो सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में काफी प्रभावशाली रहा है। यही कारण है कि यह महागठबंधन को नुकसान कर गया है। फिलहाल एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। सीधे तौर पर बड़ी खबर यह है, बिहार में हार का असर 2 हिस्सों में बंट रही है। बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। इस्तीफे की मांग की है मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से। बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस नेताओं ने टिकट बंटवारे पर धांधली का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार में हार का असर अब देखता हुआ नजर आ रहा है। 2 हिस्से में इस वक्त बिहार कांग्रेस बंट चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बहुत अहम खबर इस वक्त की आ रही है। बड़ी खबर दरअसल ये है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि आप इस्तीफा दे दीजिए। नैतिकता के आधार पर दे भी देना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस कांग्रेस की बिहार में हुई है, तो उस लिहाज से तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस भीतर ही भीतर
बिहार में भी दो फाड़ होती नजर आ रही है, दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस का पहले तो कोई चेहरा नहीं रहा। राहुल गांधी पहुंचे वहां पर रैलियां करने, वो भी प्रभावशाली नहीं रही। और दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने उनके चेहरे पर एक तरीके से लड़ा गया चुनाव, लेकिन कांग्रेस इस पूरे चुनाव में फेल रही। अफसोस की बात है, हमारा छोटा भाई 31 साल का बच्चा इतना मेहनत किया, एक व्यक्ति के चलते आज हमारी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा विशेष एंड विम्स के अगेंस्ट जो मन में आया उन्होंने वो किया, जिसको मन में आया उसको टिकट दे दिया। कोई लॉजिक नहीं, कोई सर्वे का कोई मतलब नहीं बना। आज 70 सीट लेने के बाद हम भाई 19 सीट जीतते हैं। मिथिलांचल से आप आते हैं साहब, 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं मिथिलांचल की आप, शून्य बट्टा सन्नाटा। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कहीं तो सुई आखिर आएगी ना एक जगह। तो आपको हम हाईकमांड से मांग करते हैं, सोनिया जी से मांग करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैडम इंटरवीन करिए, कांग्रेसियों को बचाइए, कांग्रेस पार्टी को बचाइए। यहां पर ये जो 4-5 लोग जो यहां पे आश्रम में बैठ के पार्टी चलाते हैं ना, इनसे बचाइए हम लोगों को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए कि आपकी गलती है तो गलती है। इनको तो खुद इस्तीफा देना चाहिए था, कम से कम ऑफर करना चाहिए था, देते नहीं, ऑफर करना चाहिए। सीमांचल क्षेत्र में जहां से उनके 5 कैंडिडेट हुए और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को भी वहां पर काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वो अगर परिस्थितियां ना होती तो भी पूरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग ही होती। तो ये एक हो सकता है। और बाकी प्रधानमंत्री जी पहले विकास की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर राम मंदिर की बात करनी, भारत माता की जय की बात की, आर्टिकल 370 को हटाने की बात की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की। तो उन्होंने भी जो कोर इश्यूज थे जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको छोड़ के अतिरिक्त बात करने का प्रयास किया और कुछ भावनात्मक पुट पूरे इलेक्शन को देने की कोशिश की। इस वक्त चिराग पासवान पर सुशील मोदी का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान पर सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान से बिहार में एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। चिराग ने कहा बीजेपी को जिताना और जेडीयू को हराना था उद्देश्य, हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से पहले ही अपनी रैलियों में मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, हर ऐसे बयान में चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हुए थे। और जिस तरीके से अब भी चिराग पासवान का ये कहना है कि बीजेपी को जिताना और जेडीयू को हराना ये हमारा उद्देश्य था और हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं। तो वहीं अगर बात करें सुशील मोदी का, तो उनका भी एक बड़ा बयान है चिराग पासवान पर। उनका ये कहना है कि चिराग पासवान से बिहार में एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमारा नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा बीजेपी से लेना देना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं है। हमारे गठबंधन के अंदर 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और जीतन राम मांझी। एलजेपी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो क्या बयान देते इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केंद्र के हिस्सा है सर, ये मुझे नहीं मालूम है। मैं बिहार की राजनीति करता हूं, मुझे केंद्र के बारे में नहीं मालूम है, वो केंद्र के लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन बिहार एनडीए के वो हिस्सा नहीं है, बिहार एनडीए में शामिल नहीं है। देखिए, एनडीए को नहीं, जनता दल यूनाइटेड को जरूर डेंट करना मेरा लक्ष्य था।
और उस लक्ष्य पे मैंने मजबूती से मैंने काम किया है, ईमानदारी की बात है। साथ ही में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो, इस बात पर भी मैंने काम किया। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निरंतर मैंने इस बात का आग्रह मैंने किया कि जहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर जाकर मजबूती से उनका समर्थन करें। अंतोगत्वा मुझे लगता है कि जो मेरा लक्ष्य था कि भाजपा ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते और जनता दल यूनाइटेड को जरूर इसका नुकसान हो, मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर कामयाब रही। साथ ही में मेरा एक तीसरा लक्ष्य ये भी जरूर था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनस्पत बेहतर हो, वहां पर हम लोग जरूर चुके हैं, बट बहरहाल 2025 में इसकी भी भरपाई कर ली जाएगी। देखो क्या है कि चुनाव के बाद एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रोफेशनल विलाप मंडली है, और ये ट्रेडिशनल प्रोफेशनल विलाप मंडली हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम के सर पे ठीकरा फोड़ती है, सर पटकती है ईवीएम पे कि ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया, कभी कहेंगे कि मशीनरी ने गड़बड़ कर दिया। अरे भैया, चुनाव के रिजल्ट आ गए, जनता ने अपना जनादेश दे दिया। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा, क्योंकि उसी ने काम भी किया है। उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने किया है वही करेंगे। आज के दिन मैं बीजेपी के सारे वर्कर्स का, जेडीयू के, मुकेश सहनी जी की पार्टी, श्री मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, और हम अपना संकल्प दोहराते हैं कि बिहार के विकास के लिए हम ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करेंगे। वो 125 सीटें आई, ये एक नजरिया है बिहार के लोगों का, यानी बिहार के लोगों ने जिम्मेदारी से हमें हुकूमत बिहार में करने का, सेवा करने का एक मौका दिया है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग बिहार के लोगों को और आगे वो जाएं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, तो बिहार में आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, स्वरोजगार वहां कैसे डेवलप हो, बिहार जो तरक्की के रास्ते पर कैसे जाए, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं और करेंगे। आंख में गरल खुट्टी, तो हार स्वीकार करना चाहिए। हार का ठिकरा अधिकारियों के ऊपर क्यों? कई एक सीट ऐसा है जो आरजेडी भी 300, 400, 500, 1000 वोट के अंदर जीता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता ने जनादेश दिया नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो जनादेश पर हमला क्यों कर रहे हैं? इसको स्वीकार करना चाहिए हार को। शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन वो कहीं चल जाए ना, इलेक्शन कमीशन चल जाए, राष्ट्रपति के यहां चले जाए, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। ये अपने 15 साल के शासनकाल वाला याद कर रहे हैं, जो एक अन्य मार्ग से डीएम एसपी को हरका के सर्टिफिकेट दिला दिया जाता था। चलिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लद्दाख में जो तनाव चल रहा है चीन और भारत के बीच में, उसको लेकर अब सहमति की बात बनती हुई नजर आ रही है। दिवाली से पहले सुलझ सकता है लद्दाख सीमा विवाद। 3 चरणों में पीछे हटेंगी दोनों देशों की सीमाएं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिवाली से पहले खुशखबरी सामने आ सकती है। दरअसल लंबे समय से भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद चल रहा है, तनाव लगातार बरकरार है। कई दौर की अब तक बैठकें हो चुकी है, लेकिन 8वें दौर की जो बैठक हुई थी उसमें वो बैठक इस बार कुछ नतीजों के साथ सामने आई है और कुछ समझौते हो चुके हैं, लेकिन ये समझौते भी 3 चरणों में रहने वाले हैं। देखिए, जो 8वें चरण की बातचीत का जिक्र कर रही है ममता, उसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ था। हालांकि चीन अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस भी रख रहा था, लेकिन भारत ने उस वक्त कहा कि नहीं, हम ऐसी कंडीशंस को नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद भी बातचीत हुई है और बातचीत में ऐसा लग रहा है कि अब वो हल होता नजर आएगा। चीन की सेना और पीछे जाएगी और ये जो विवाद लगातार सीमा का चल रहा था वो अब हल हो जाएगा। तो अहम चीज ये है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दिवाली आने वाली है और दिवाली एक और अहम खबर की ओर रुख कर रहे थे। क्या सीमा पर भारत को फिर से चीन धोखा दे सकता है? पीछे हटने की बात पर राजी होकर गलवान में धोखा पहले ही दे चुका है, लेकिन क्या एक बार फिर से चीन अपना
चाल चल सकता है? बड़ा सवाल। अगर चीन ने धोखा दिया तो भारत क्या करेगा? भारत करारा जवाब देगा। सवाल का जवाब यही है, क्या सीमा पर भारत को फिर धोखा दे सकता है चीन? बड़ी और अहम जानकारी दरअसल। बिल्कुल, गलवान घाटी में जिस तरीके से कहा गया कि आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन पीछे हटने के बजाय चीन ने चालबाजी दिखाई और भारत को अपने कई सैनिकों को खोना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से बात सहमति की होती नजर आई है। कहा जा रहा है कि अब हमारी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन क्या सच में पीछे हटेंगी? क्या चीन एक बार फिर धोखा देगा? लेकिन अगर इस बार चीन धोखा देगा तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और वो चीन की कोई भी चालबाजी को सही नहीं ठहरने देगी। इससे पहले भी चीन ने कई तरीके से अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की भारत के अंदर, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक बार फिर से भारतीय सेना पूरी तरीके से सीमा पर डटी हुई है और चीन की कोई भी चालाकी को वो कामयाब नहीं होने देगी। तो बड़ी और अहम जानकारी यही है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए इंडिया चाइना विवाद है क्या आखिर, क्यों इतना विवाद बड़ा हुआ है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं सीमा विवाद पर सहमति क्या है। पहला फेज दरअसल पेंगोंग झील वाले इलाके को खाली किया जाएगा। जो सीमा विवाद पर सहमति है, इसमें पहले फेज में जो होगा वो समझिए जरा चरण क्या होंगे। पेंगोंग झील वाले इलाके को पहले खाली कराया जाएगा, यहां से टैंक और सैनिकों को वापस भेजा जाएगा। जो टैंक और सैनिक यहां पर मौजूद हैं वो पेंगोंग वाले क्षेत्र से वापस पहुंचाया जाएगा और ये काम एक ही दिन में एक साथ पीछे लेकर जाना होगा। तो पहला फेज ये है, 3 बिंदु है पहले फेज में। और अगर दूसरे फेज की बात करें, पेंगोंग झील के उत्तर में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना होगा। दूसरे फेज का पहला पॉइंट यही है और 3 दिन में 30-30% सेनाएं पीछे भेजी जाएंगी। 3 फेज पर सहमति बनी है और दूसरे फेज में तीसरा बिंदु यह है कि भारत प्रशासनिक धन सिंह थापा पथ के करीब आ जाएगा। तो जहां पीछे हटेगा तो भारत आपको बता दें कि धन सिंह थापा पथ के करीब आ जाएगा। वहीं ये भी आपको बता दें कि चीन फिंगर 8 के पूर्व की स्थिति में जाने पर सहमत हुआ है। जहां पहले चीन था वहीं पर चीन को वापस जाना होगा। वहीं ये भी बता दें कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनको 3 दिन में पूरा ये काम करना होगा। 3 दिन मिलेंगे, 3 दिनों में पूरा पीछे हटना होगा। पेंगोंग झील के साउथ बैंक से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, ये माना जा रहा है। और जो तीसरा फेज होगा, देखिए हम फेज वाइज आपको बता रहे हैं कौन से क्या होगा। इसमें रेजांगला और चुशूल के ऊंचाई वाले इलाके भी शामिल रहने वाले हैं। समझिए जरा तीसरे फेज में किस तरह से पीछे हटने की जिक्र हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की दोनों ही सेना निगरानी भी करेंगी, कितना पीछे दोनों ही सेनाओं के सैनिक हो रहे हैं, इसकी पूरी निगरानी बाकायदा की जाएगी। तीसरे फेज में निगरानी को लेकर दोनों सेनाओं में सहमति बन चुकी है। यह सहमति बनी है कि हां, अगर इस तरह का चीज होती है तो तीसरे फेज में आप लोग पीछे जाएंगे चुशूल के इलाके में, और वहां पर जाने के लिए जो भी निगरानी है दोनों ही सेनाओं की तरफ से कराई जाएगी कि आखिर कितना कितना पीछे सेनाएं हो गई हैं। क्योंकि लगातार ये विवाद इस वक्त गहराता ही जा रहा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है इस बार की वार्ता के बाद कि इस पर अब सहमति बनती नजर आ रही है। एक और अहम खबर आ रही है, उसको रुक करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल इस वक्त आ रही है। स्थिति को साफ दरअसल करने के लिए एक और बैठक की बात सामने आई थी। इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको हम देते चले। बड़ी जानकारी दरअसल भारत और चाइना विवाद से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार यह विवाद बढ़ता जा रहा था और अब खबर यह है कि सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और सहमति इसलिए भी बनती नजर आ रही है क्योंकि वार्ता लगातार की गई है, उच्च स्तरीय वार्ता की गई है, कमांडर स्तर पर वार्ता की गई है और उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि दिवाली से पहले यह सहमति बन जाएगी। जो सीमा पर विवाद लगातार बरकरार है, दोनों ही सेनाएं, भारत ने भी जाहिर तौर पर चीन जहां पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था उसको हथिया लिया था, और अब चीन को कह दिया गया है कि पीछे वो हट जाए, अपने क्षेत्र में जाए। हालांकि चीन भी कह रहा है कि भारत ने उसके क्षेत्र पर कब्जा किया है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वार्ता जो हुई है कमांडर स्तर पर, उसके बाद दोनों में सहमति बनती नजर आ रही है।
तो जिस तरीके से लगातार बातचीत का दौर जारी है, इस बीच ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वो विवाद क्या था जिसको लेकर लगातार बैठकें हुई, लगातार बातचीत हुई। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कौन से स्टेज में क्या कुछ हमें देखने को मिला था। एक तो कोरोना काल चल रहा था, उस बीच ये मुश्किलें भारत के सामने आई थी, और जिस तरीके से वार्ताएं हुई थी उस बीच में ये विवाद आखिर क्या था, ये जानना बेहद जरूरी है। किस तरीके से आगे बढ़ता ये विवाद सामने आया, उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई, 8वें दौर की बातचीत भी देखने को मिली थी, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आई थी। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि आखिर वो विवाद क्या था जो लगातार बढ़ता गया। आपको बता दें, अप्रैल में भारत चीन में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद हुआ था। यहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। अप्रैल का वो महीना था जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर विवाद हुआ था। दोनों के बीच पैंगोंग झील के इलाके में विवाद शुरू हुआ था। पैंगोंग झील वो इलाका था जहां पर यह विवाद की शुरुआत हुई थी। चीनी सेना ने कई भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा किया था। चीन की तरफ से कई भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा किया गया। चीन कब्जा नीति का भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया था। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। गलवान में हिंसक झड़प जब हुई उसमें भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए थे, और उसके बाद यह विवाद और ज्यादा गहरा गया। चीन के भी 43 सैनिकों को मारे जाने की बात सामने आई थी। हालांकि चीन ने आधिकारिक डेटा में मारे गए सैनिकों की संख्या महज 5 बताई थी। इन सब के बीच में दोनों देशों के बीच विवाद और ज्यादा गहराता चला गया। इसके बाद सीमा पर दोनों देशों की ओर से अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया था। तो देखा आपने किस तरीके से विवाद बढ़ता गया। फिलहाल सहमति बन गई है। देखना यह होगा कि क्या दिवाली से पहले सच में यह बात सही हो जाती है, क्या भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा था उस पर विराम लगता है। चलिए, फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। मेरे को और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।